इस वीडियो में हम क्वेश्चन बैंक आरआरबी के भोपाल के 1992 में जो हुआ था उसका क्वेश्चन आंसर मैं करा रहा हूँ, है ना। ये बुक से ही मैंने डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन करा कि ये क्वेश्चन आया था कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो उसमें 4 ऑप्शन था, जिसमें कि 2 हो सकते। जोंक होता है, एनिलिडा ग्रुप में आता है, एनिलिडा वर्ग में आता है, और केचुआ। एनिलिडा और केचुआ क्या है ना, केचुआ और जोंक जो है एनिलिडा वर्ग में आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या करा, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो तेलचट्टा आता है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में, मच्छर आता है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में, खटमल आता है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में, और मक्खी आता है। ठीक है, तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत के मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः घोंघा और सीपी होता है ना, यही आता है। घोंघा और सीपी मोलस्का ग्रुप में आते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं। तो तारा मछली, जिसे इंग्लिश में स्टार फिश भी कहते हैं, और ब्रिटिल स्टार भी आता है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है अगला पॉइंट में कि पाचन की क्रिया, मनुष्य का पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होता है। तो मुख से। मनुष्य की पाचन का क्रिया कहाँ से शुरू होता है। तो मुख से। ठीक है, अगला पॉइंट है शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो शिरा द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, और धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है ना। धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा, है ना, प्रवाहित होगा, और शिरा द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम का क्या कार्य है। तो सोडियम का कार्य है, यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का क्या कार्य है। तो सोडियम रक्त दाब नियंत्रण करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए नमक जब खाते हैं तो थोड़ा उससे जल का संतुलन बना हुआ रहता है, शरीर हेल्थ रहता है ना, हेल्थफुल रहता है, और रक्त दाब को भी नियंत्रण करता है, ब्लड प्रेशर को। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, कि पोटेशियम का क्या कार्य है। तो पोटेशियम का कार्य है हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान से रिलेटेड इसका काम करता है ना। पोटेशियम का काम क्या है, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करना और नाड़ी नब्ज का नियंत्रण करना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये जो है ना, धड़कन के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनाता है मांसपेशियों में, लैक्टिक अम्ल। क्यों, जब हम काम करते हैं, भारी काम करते हैं, तो काम करने से क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो हम भोजन किए हुए रहते हैं उसमें ग्लूकोज की मात्रा रहती है, ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहती है। तो उससे क्या होता है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है जब हम काम करते हैं तो इससे क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल हमारे मांसपेशियों में बन जाता है। इसीलिए कड़ा महसूस होता है हमारे बाजू में या पैर में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर इथाइल अल्कोहल बनाता है। जंतु में ये इथाइल अल्कोहल बनेगा और मानव में लैक्टिक अम्ल बनेगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट में क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल। इस बात को ध्यान रखो।
ये सारा क्वेश्चन बैंक जो बहुत पुराना प्रीवियस ईयर 20 में है ना, रेलवे में पूछा गया है। रेलवे का ही क्वेश्चन बैंक का ही पॉइंट है सारा। ये जो बुक है लुसेंट बुक हो गया, स्पीडी बुक हो गया, उसी से ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करा रहा हूँ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है, ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की जब प्रतिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया द्वारा, है ना। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया द्वारा होता है। ठीक है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को अलग किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है ना। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। स्प्रिंग को अपना सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता? प्रत्यानयन बल, इलास्टिक फोर्स, है ना। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला फोर्स कहलाता है प्रत्यानयन बल। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो कंपोस्ट, कंपोस्ट पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो हीलियम गैस। गुब्बारा में हीलियम गैस भरा जाता है जिसके कारण से वो उड़ता है। मेला उला में जब गुब्बारा बेचा जाता है तो हीलियम गैस ही भरता है ना। एक बार अगर जो हाथ से छूट गया तो जो गुब्बारा है वह बहुत आकाश में चल जाएगा, क्योंकि हीलियम गैस बहुत हल्की गैस होती है। प्रकृति में सबसे हल्की गैस होती है हीलियम गैस। इसलिए गुब्बारा अगर जो हाथ से छूट गया है ना तो वो आकाश में चला जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में, है ना। कीटों के नष्ट करने के रूप में डीडीटी का प्रयोग किया जाता है खेतों में। जब घास फूस जब हम रोपते हैं धान उन, तो कीटों को मारने के लिए डीडीटी का उपयोग किया जाता है। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये होता है इसका फुल फॉर्म। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन करने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इथेनॉल के अत्यधिक सेवन करने से यकृत प्रभावित होता है। इथेनॉल मतलब दारू हो गया, दारू शराब, है ना। शराब कहते हैं इथेनॉल, किसको कहते हैं? शराब को। तो उससे अगर जो अधिक सेवन करेंगे तो यकृत खराब हो जाएगा। ठीक है, सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से H+ हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, सभी अम्ल में H+ हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र। सूती वस्त्र में आग लगने की कम संभावना होती है ना। इसलिए सूती वस्त्र ही पहनना चाहिए जब भी, है ना, आग जैसे काम करते हैं। तब जैसे कि फैक्ट्री में लोहा जलाया जाता है, गलाया जाता है, तो वहाँ पर आग लगा करके भट्टी में किया जाता है। तो सूती वस्त्र में आग कम फैलने की संभावना रहती है, इसलिए सूती वस्त्र ही प्रयोग करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो हरी सब्जी। हरी सब्जी में लोहा तत्व का उपयुक्त मात्रा में उपस्थित रहता है ना, हरी सब्जी में।
तो इससे आयरन की कमी नहीं होगी। हरी सब्जी खाने से आयरन की कमी नहीं होगी, तो हरी सब्जी ही मेन पॉइंट है ना। अगला पॉइंट है कि गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। तो इथाइल अल्कोहल को मिला करके गैसोहॉल बनाया जाता है। ठीक है। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, तो ग्लूकोज है ना। तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या होता है, थोड़ा तत्कालिक एनर्जी मिलती है, इसलिए हम ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकता है ना। और यह ओजोन परत जो है रक्षा का एक रक्षा आवरण है। पराबैंगनी किरण को रोकता है ओजोन परत, क्योंकि पराबैंगनी किरण अगर जो हमारे शरीर के त्वचा पर पड़ता है तो त्वचा में कैंसर हो जाता है ना। पराबैंगनी किरण से कैंसर हो जाता है त्वचा में, इसलिए मानव जाति के जो ओजोन परत है ना, ओजोन परत बहुत महत्वपूर्ण है, वो रहना जरूरी है ना ओजोन परत का। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि आंत ज्वर के लिए सामान्यतः का उपयोग की जाने वाली औषधि क्या है, तो क्लोरोमाइसीटीन। ये जब भी बुखार लगता है, टाइफाइड होता है, तो जो दवाई देता है औषधि, तो वो क्लोरोमाइसीटीन ही रहता है, जिससे हम लोग ठीक हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि ज्योतिहीन क्षेत्र सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है, तो सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है। सोने का शुद्ध रूप कितना कैरेट का होता है, तो सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है। सिनेवार किसका अयस्क है, तो सिनेवार पारा का अयस्क है। तो सिनेवार का सूत्र क्या होता है, HGS में होता है सिनेवार का सूत्र, और Hg मतलब मरकरी होता है, मरकरी मतलब पारा, इसलिए पारा ही इसका क्या अयस्क है। इससे सिनेवार से क्या निकलता है, तो पारा निकलता है ना। ठीक, पारा धातु निकलता है सिनेवार से। नेक्स्ट पॉइंट है कि शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो शरीर के ताप का मान का नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा होता है ना। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा होता है। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है, तो लाल अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिका मतलब रेड RBC है ना। लाल रक्त कणिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में रेड ब्लड सेल है ना। कणिका कॉर्पस्कल्स उसी को कहते हैं, कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है, तो 33। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है, तो 33। BCG का पूरा नाम क्या है, तो बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन, बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन है ना इसका फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है कि एथलीट फुट का नामक रोग किससे होती है, कवक द्वारा। एथलीट फुट का नामक रोग किससे होती है, तो कवक द्वारा है ना। दम्मा नामक रोग किससे होता है, तो कवक द्वारा। दम्मा रोग किसके द्वारा होता है, तो कवक द्वारा। फाइलेरिया रोग किसके द्वारा होता है, तो कृमि द्वारा। फाइलेरिया रोग किसके द्वारा होता है, तो कृमि द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब एक वस्तु की वेग दुगनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। क्योंकि वेग का फार्मूला होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 12mv²। तो v क्या है, यहाँ पर वेग है, तो जब वेग दुगना करेंगे तो इसका स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा है ना, 4 गुना हो जाएगा। तो
इसीलिए इसका जो गतिज ऊर्जा है क्या आता है, 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है कि सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका को अन्य से नाम क्या नाम से जानता है, माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष मतलब बरगद के पेड़ है ना। बरगद के पेड़ पादप के किस वर्ग में आता है, तो आवृतबीजी है ना, उसमें बीज नहीं रहता है। एंजियोस्पर्म है ना, एंजियोस्पर्म वर्ग में आता है। बरगद के पौधा किस वर्ग में आता है, तो आवृतबीजी पौधा एंजियोस्पर्म वर्ग में आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है, तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, है ना। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है, ऐसे पेड़ों जो से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, तो पेनिसिलिन कवक से बनाया जाता है ना। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, पेनिसिलिन कवक से बनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो 2 जीव कौन कौन है, तो शैवाल एवं कवक। शैवाल एवं कवक जो ऐसे 2 जीवधारी है लाइकेन के ऐसे जो 2 जीवधारी है जो दोनों साथ साथ रहते हैं, शैवाल एवं कवक। शैवाल हर अपना भोजन स्वयं बनाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल की मात्रा उपस्थित रहती है ना। कवक तो परजीवी है, वो दूसरों से भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है, तो शैवाल से ही प्राप्त होता है। जो हम बेकरी उपयोग करते हैं वो उससे जो एगार बनता है, एगार वो किससे प्राप्त होता है, शैवाल से। ठीक है, लौंग किससे प्राप्त होती है, तो पुष्पकली से। लौंग किससे प्राप्त होती है, तो लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो फूल से, है ना, पुष्पकली से प्राप्त होता है लौंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है सभी जीवधारी में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, तो न्यूक्लियक अम्ल। न्यूक्लियक अम्ल में, है ना, न्यूक्लियक अम्ल ऐसा अम्ल है जो सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला यौगिक है ना। और न्यूक्लियक अम्ल में फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है। न्यूक्लियक अम्ल में फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो उड़ीसा, कटक में। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ है, तो कटक, है ना, उड़ीसा के कटक में। कटक उड़ीसा का राजधानी है, वहीं पर धान का केंद्रीय अनुसंधान है। अब ये क्या करा, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, तो मेल्विन कैल्विन। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, तो मेल्विन कैल्विन को प्रकाश संश्लेषण पर काम करने के लिए पुरस्कार मिला है। ठीक, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट होती है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण। मैंने बताया था कि लैक्टिक अम्ल के कारण थकावट महसूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि किन रुधिर कणिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होती है, तो लसिकाणु। लिम्फोसाइट कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में लसिकाणु कहते हैं। इसकी अनुपस्थिति से, इसकी कमी से क्या होता है ना, इसी की मदद से, रुधिर कणिकाओं की मदद से रोगों के विरुद्ध प्रतिरोध पैदा होता है।
मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं के जीवन की अवधि कितना होती है? तो 120 दिन। 120 दिन तक ही लाल रुधिर कणिकाएँ जीवित रहती है ना, 10 से 120 दिन। और लिम्फोसाइट का जीवन अवधि 10 दिन तक रहता है। 10 दिन के बाद मर जाता है लिम्फोसाइट, है ना, WBC भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है सीरा रक्त को कौन ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी द्वारा। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा धमनी ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी द्वारा। फुफ्फुस धमनी से गंदा खून जाता है हृदय फेफड़ा में, है ना, सीरा रक्त को। ठीक, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीज से। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीज से, है ना। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।